हेलो। आप सभी को नमस्कार। मेरा मैं प्रियंक श्रीवास्तव, पेशे से सिविल इंजीनियर, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियर। अभी करंट में एमबीए कर रहा हूँ, जिससे कि कंपनी को और अच्छी जानकारी दे सकूं और अच्छा नॉलेज अपना इकट्ठा कर सकूं, और जो भी हमारा नॉलेज है उसको मैं कंपनी के आगे बढ़ने में यूज कर सकूं। जैसा कि पिछली मीटिंग में राजेश सर ने आप सभी को प्रबल इच्छा और इच्छा के बारे में एक अच्छी अद्भुत जानकारी दी थी, इसी विषय पे कुछ बातें और करते हैं आगे। जो हमारी जो प्रबल इच्छा है, इसके बारे में हम इसे समझते हैं। हम किसी भी काम को कर रहे हैं या किसी काम को नहीं कर रहे हैं, हमें कोई चीज पसंद आ रही है या कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, इसमें हमारी इच्छा और प्रबल इच्छा का अहम रोल है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आज मैं डिसाइड करते हैं, जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि आप आज से 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे। अब आप बोलोगे इससे क्या होगा, 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे। मैं बोलूंगा कुछ नहीं होगा, करके देखो। आपने किया। मैं बोलूंगा आप गाड़ी से जा रहे हैं और ना ही आप म्यूजिक सुनेंगे, ना ही आप रास्ते में कोई पोस्टर देखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आप गाड़ी से चलते चले जाएंगे। आप बोलोगे इससे क्या होगा, मैं बोलूंगा इससे कुछ नहीं होगा, आप करके देखो। इसी तरीके से आपका कोई भी मनचाहा गेम है जिसे आप खेलना बहुत पसंद करते हैं, आप 2 दिन के लिए सोचिए कि मुझे ये गेम नहीं खेलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस गेम को नहीं खेलना है। फिर आप पूछोगे इससे क्या होगा, मैं बोलूंगा करके देख, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपने किया। फिर आपका ये क्वेश्चन जो इससे क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा, इससे होगा। इससे होगा क्या, इससे जो आपकी इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति आपकी प्रबल हो जाएगी। किसी काम को आप बार बार ठान रहे हो कि इसको मैं नहीं करूंगा, मैं अपने आप को रोकूंगा, इससे आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो रही है। तो इच्छा शक्ति, ये छोटे मोटे काम जो हमें बेकार के लगते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन इसको करके हम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से आपको बताऊं, पहले के समय में गुरुकुल हुआ करता था, बच्चे गुरुकुल में पढ़ना जाया करते थे। तो उसी में एक गुरुकुल ऐसा था जिसमें प्रवेश पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, उसमें जल्दी बच्चे प्रवेश नहीं पा पाते थे। उसकी कुछ नियम और शर्तें थी जिसपे वो प्रवेश होता था बच्चों का। उसकी शर्तें, 3-4 शर्तें थी। पहली शर्तें थी कि जो भी बच्चा प्रवेश के लिए आएगा, उसकी उम्र 7 साल होनी चाहिए, 7 साल से कम ही होनी चाहिए, 7 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पहली शर्तें थी उसकी। जो बच्चा गुरुकुल में प्रवेश के लिए आएगा, वो अपने माता पिता के साथ नहीं आएगा, वो किसी सगे संबंधी के साथ नहीं आएगा, वो किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ उसको भेजा जाएगा, जिसको वो पहले से ना जानता हो। और जिस दौरान वह अपने घर से निकलेगा, उसे अपने घर को पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इसी तरीके से तीसरी शर्तें थी कि गुरुकुल में जब जो भी छोड़ने आएगा, वो उसको गुरुकुल की चौखट पे बैठा देगा, गुरुकुल की चौखट पे बैठा के उसको वहीं से चला जाएगा। उसके आगे वो अब गुरुकुल ही डिसाइड करेगा उसे क्या करना है। और ये सारे कार्य जो होंगे वो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में होंगे। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे ये कार्यकाल शुरू होगा, सुबह के 4 बजे उसे अपने घर से निकलना होगा प्रवेश के लिए। तो बहुत सारे माता पिता ने ये डिसाइड किया, उसी में से एक और माता पिता थे उसी गुरुकुल के पास के, उन्होंने सोचा कि अपने बच्चों को यहाँ पे प्रवेश दिलाया जाए। उन्होंने बच्चे को पूरे नियम शर्तें सारे कुछ बताया, उसको समझाया कि देखो बेटा, ऐसे ये सारी नियम शर्तें हैं, आपको वहाँ पे प्रवेश पाना है। बच्चे ने भी सारी बातों को समझा, और अगले दिन सुबह ये निर्णय हुआ कि बच्चा गुरुकुल के लिए निकलेगा। सुबह के 4 बज रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, जैसा कि गुरुकुल का नियम थी। तो माता पिता ने अपने किसी अनजान नौकर को बुलाया, जिसको वो बच्चा पहले से नहीं जानता था, जो दूर दराज में कहीं रहा करता था। उस नौकर के साथ अपने बच्चे को कहा कि आप इन्हें गुरुकुल छोड़ दीजिए। बच्चा गुरुकुल के लिए निकलता है अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके।
उसके माता पिता घर के छत पे ही खड़े होके देखते हैं कि बच्चा हमारा निकल गया है, सुबह का समय है, जैसा कि नियम और शर्तें थी। बस अब ये निकला है तो ये मुड़ के ना देखे पीछे। अगर ये मुड़ के देख लेगा तो इसके प्रवेश में बाधाएं आ जाएंगी। बच्चा निकलता है घर से। बच्चा भी सारी शर्तों को रात में ही समझा दिया जाता है, माता पिता ने उसे समझाया रहता है। बच्चे का बहुत मन करता है कि पीछे मुड़ के देख लें, एक बार आखिरी बार घर पे देख लें, माँ बाप को देख लें। लेकिन बच्चा अपने निर्णय पर रहता है, अपनी इच्छा को मजबूत करता है और सर झुका के आगे निकल जाता है। गुरुकुल की तरफ वो लोग प्रस्थान करते हैं। नौकर और बच्चे गुरुकुल की तरफ निकले हुए होते हैं। सुबह सुबह के 6 बज जाते हैं उनको गुरुकुल पहुंचने में। नौकर, जैसा कि नियम था कि उसको, बच्चे को जो है स्कूल के जो गुरुकुल है उसके चौखट पे ही छोड़ के आपको निकल जाना है। नौकर उसको चौखट पे बैठाता है और कहता है, बैठ बेटा, तुम यहीं आंख बंद करके बैठो, जब कोई भी गुरुजी आएंगे वो तुमको ले जाएंगे। सुबह के 6 बज रहे होते हैं, बच्चा वहां बैठ जाता है। 7 बजे गुरुकुल का समय होता है। जो भी विद्यार्थी वहां पहले से ही वहां पे विद्या अर्जित कर रहे थे, वो वहां पे सुबह 7 बजे गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। बच्चा चौखट पे बैठा रहता है आंख बंद करके। 7 बज गए होते हैं, 1 घंटा बीत चुका होता है, बच्चा अपनी आंख नहीं खोलता है। बच्चा अपनी आंख नहीं खोलता है, वहां बैठा रहता है। उसी समय कुछ शैतान बच्चे, गुरुकुल में कुछ बच्चे शैतान भी होते हैं, तो कुछ शैतान बच्चों की टोली आती है और उस बालक को परेशान करती है, उसको मारते पीटते हैं, तंग करते हैं। लेकिन वो अपनी आंख को बंद किए रहता है, अपनी आंख को उसने खोलता नहीं। किसी तरीके से ये समय कट जाता है उसको तंग करने वाला। बच्चे फिर अपना गुरुकुल में चले जाते हैं पढ़ने। अब वो वहां पे बैठा हुआ है। अब वो सोच रहा है कि कोई आए ले जाए मुझे भी। दोपहर हो जाती है, 11-12 बज जाते हैं, धूप खूब तेज हो जाती है और घर से सुबह 4 बजे के निकले, 12 बज जाते हैं तो भूख भी लग जाती है और धूप भी लग रही होती है उसको। लेकिन बच्चा बैठा रहता है तकलीफ में, अपनी आंख नहीं खोलता है, क्योंकि उसको ये पता है कि अपनी आंख खोलेगा तो यहाँ पे प्रवेश उसका वर्जित हो जाएगा। 12 बज जाता है। जो सुबह के विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने के लिए गए हुए होते हैं, उनके छुट्टी का समय हो जाता है। फिर वो बाहर निकलते हैं खेलने के लिए। फिर वो देखते हैं वो चौखट पर बैठा हुआ है। फिर उसे चौखट पर ही काफी देर तक उसको तंग करते हैं, लात से मारते हैं और उसके सर पे मारते हैं, उसके गुदगुदी करते हैं। मतलब कई तरीके के बदमाशियां उसके साथ होती है कि वो अपनी आंख खोल दे और यहाँ से चला जाए। उनका ये होता है कि ये बच्चा यहाँ पे ना पढ़ पाए। बच्चा अपनी आंख नहीं खोलता है। वो भी थक हार जाते हैं, सुबह भी परेशान किए थे, शाम को भी परेशान किए थे। वो अपने आश्रम की तरफ निकल जाते हैं बच्चे। वो बच्चा वहीं बैठा रहता है। उसके बाद भी कोई नहीं आता, काफी समय बीतता चला जाता है, दिन के 2 बज गए होते हैं। फिर एक गुरु जी आते हैं जो ये सारा दृश्य सुबह से ही देख रहे थे बच्चे का। वो उस बच्चे के पास आते हैं, बच्चे से कहते हैं, अपनी आंखें खोलो बेटा और आओ, इस गुरुकुल में तुम्हारा प्रवेश हम लोग करते हैं। कहें तुम्हारी इस प्रबल इच्छा, जो तुम्हारी प्रबल इच्छा यहाँ पे थी, जो तुमने दिखाई है, तो अब तुम इस गुरुकुल में प्रवेश पाने के योग्य हो। बच्चा गुरुकुल में प्रवेश पा जाता है। माँ बाप को ये बातें पता लगती है कि उनके बच्चे का प्रवेश हो गया गुरुकुल में। वो भी काफी खुश होते हैं। बच्चा प्रवेश अपनी जो प्रबल इच्छा है उसकी वजह से पाता है। वो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल किया रहता है। एक 7 साल का बच्चा, मनचला बच्चा, चंचल होते हैं, लेकिन वो 7 साल में अपनी इच्छा पे इतना कंट्रोल कर लेता है कि उसको पता है कि मुझे ये चीज पानी है, उसके पाने के लिए मुझे अपनी इच्छा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। वो आंख नहीं खोलता है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, भूखा प्यासा बैठा रहता है। तो जो पहले के बच्चे थे, गुरुकुल में सिखाया जाता था, उनकी प्रबल इच्छाएं जो थी उसको विकसित की जाती थी। उनको बचपन से ऐसा ढाल दिया जाता था, वो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लेते थे।
तो इसी तरीके से हमारे जीवन में जो हमारी इच्छाएं हैं उस पे हमारा कंट्रोल बहुत जरूरी है। अब जैसे कि हम लोग हम सभी लोग सेल्स में हैं, हम लोग सेल्स के काम कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट हैं, हम प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं अपना। तो इसी तरीके से इस दुनिया में हर आदमी सेल्स कर रहा है, हम ही नहीं सेल्स कर रहे हैं। जिसके पास प्रोडक्ट है वही सेल्स नहीं करता है, आदमी तरह तरह के सेल्स किया करता है। जैसे एक इंटरव्यूअर के पास एक एप्लीकेंट आके बैठता है तो वो अपना सीवी उसको देता है कि हमारी ये क्वालिफिकेशन है, आप हमको इसके बिहाफ पे आप हमको ये सैलरी आप हमारी रख दीजिए, हमको आप ये काम दे दीजिए, हम आपका ये काम कर देंगे। तो वहां पे एप्लीकेंट इंटरव्यूअर को अपनी सीवी बेच रहा है, वो अपनी सीवी बेच के उससे ये कह रहा है कि आप हमको ये नौकरी दे दीजिए और मैं उसके बदले में आपका ये काम कर दूंगा आपकी कंपनी का। इसी तरीके से कोई भी लड़के और लड़की हैं, लड़का किसी लड़की को प्रपोज कर रहा है, उसको ये बातें बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें ले आऊंगा, मैं तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी दूंगा। लड़की भी उसके प्रपोज को एक्सेप्ट कर रही है। लड़के की लड़की से ये उम्मीद है कि वो उसके बदले में उसको खूब सारा प्यार दे। यहाँ पे जो लड़के और लड़की हैं वो सेल्स हो रहा है, लड़का लड़की को सारी चीजें दे रहा है जो उसकी जरूरत है, उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, उसे एक अच्छी जिंदगी दे रहा है, अच्छा घर दे रहा है, अच्छी गाड़ी दे रहा है। और लड़के को उसके बदले में वो लड़की प्यार दे रही है, एक अच्छे जीवन साथी उसके साथ बनने का वादा कर रही है। तो सेल्स मार्केट में हर आदमी कर रहा है। हम प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं, कोई आदमी अपना सीवी सेल्स कर रहा है, कोई लड़का लड़की आपस में प्यार और उसकी जरूरतों का सेल्स कर रहे हैं। अब जैसे कि पहली बातों में मैंने आपको बताया कि जो इंटरव्यूअर है और जो एप्लीकेंट है उन दोनों के बीच में सेल्स हो रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ प्रोडक्ट पे। अब जैसे ये मानिए कि आप इंटरव्यूअर हैं और मैं एप्लीकेंट हूँ। मैं आपके सीट पे, हम लोग ने अपनी सीट चेंज कर दी, मैं इंटरव्यूअर बन गया, आप एप्लीकेंट बन गए। अब क्वेश्चन भी मेरा खुद का है, आंसर भी मेरा ही खुद का है, क्योंकि मैं एप्लीकेंट भी हूँ, मैं इंटरव्यूअर भी हूँ। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट से। जैसे कि अब मैं इंटरव्यूअर के सीट पे बैठ गया, मैं एप्लीकेंट था पहले, तो अब मुझे खुद रियलाइज होगा कि क्या मैं इस जॉब के लायक हूँ। मैं खुद से ही क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या मैं इसके लायक हूँ। मेरे अंदर से जवाब आ जाएगा, नहीं अभी मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हम किसी प्रोडक्ट को किसी को दे रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले उसका उपयोग हमें खुद करना चाहिए। हमें खुद पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को मैं यूज कर सकता हूँ कि नहीं यूज कर सकता हूँ। ये जो इसका निर्धारित रेट है, इस रेट पे मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आप अगर खुद वो चीज नहीं ले सकते तो आप सामने वाले को नहीं बेच पाओगे। पहले तो आपको चीजें, जो भी चीजें आप मार्केट में लेके निकले हो, उसका आप पहले आकलन कर लीजिए कि ये चीजें अच्छी है, इसका अच्छा रिजल्ट है, इसका रेट मार्केट से अच्छा है कि नहीं। वो कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर रहेगा तब आप प्रोडक्ट को और अच्छे से किसी को भी जानकारी दे पाओगे, क्योंकि आप यूज किए हो, आप उसके रेट को भी परखे हो। तभी आप सामने वाले को बता पाओगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो आपके अंदर से आवाज जो निकलेगी कि हाँ ये प्रोडक्ट मैंने भी यूज किया है, इसका अच्छा रिजल्ट है, आप भी यूज करके देखिए। तो प्रोडक्ट को सबसे पहले, जो भी प्रोडक्ट है उसको हम लोग खुद यूज करें, उसके बाद ही हम किसी को बताएं। जो प्रोडक्ट की खरीदारी होती है वो दो तरीके से होती है। एक प्रोडक्ट ये होता है कि हमने मन में घर से ही सोचा, घर से हम निकले सामान के लिए, मॉल के लिए, दुकान के लिए, तो हमने मन में ही बैठा लिया था कि वो हमको वो फोन चाहिए और जिसमें 4G 5G चलता हो और कैमरा चलता हो। हम गए एक मोबाइल के शॉप पे, हमने देखा, हमने लेके चलाया। एक दूसरा
प्रोडक्ट ये होता है कि हम घर से निकले थे किसी सामान को लेने के लिए, लेकिन रास्ते में कोई चीज अच्छी दिख रही थी और जो सेल्समैन था वो उसने बताया कि हाँ ये चीजें अच्छी है, आप ले जाएंगे तो आपको इसकी अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा चीज है, आपकी रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी इसकी, तो हम उस प्रोडक्ट को लेके चले आते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो नीड और प्रॉफिट पे, आदमी खरीद रहा है और बेच रहा है। हम मोबाइल लेके आए, वो हमारी नीड थी। हमें किसी ने कोई सामान बताया, वो हमारी नीड शायद उस वक्त नहीं थी, लेकिन उसने हमको उसका प्रॉफिट बताया कि हाँ ये प्रोडक्ट आप ले जाओगे तो आपका ये प्रॉफिट है, अच्छे रेट पे आज मैं दे रहा हूँ और आपके घर में रहेगा तो बच्चे यूज करेंगे। तो उसने प्रॉफिट बता के मुझे प्रोडक्ट दिया। एक प्रोडक्ट मैं लेने गया तो मेरी नीड थी। तो नीड और प्रॉफिट दोनों पे प्रोडक्ट निकलता है। हमें ये जानना होगा कि सामने वाले की नीड है कि नहीं है, उसका इससे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उस प्रॉफिट को हमें उसके सामने हाईलाइट करना पड़ेगा, तभी वो हमारे प्रोडक्ट को लेगा, अन्यथा वो आपके प्रोडक्ट को नहीं लेगा। क्योंकि प्रोडक्ट आदमी की जब तक जरूरत नहीं है, जब तक उससे उसको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तब तक कोई भी आदमी नहीं लेगा। और कोई भी आदमी किसी से जुड़ने के लिए भी आजकल नीड और प्रॉफिट का ही अहम रोल है। आदमी की जब नीड होती है और उसका उससे जुड़ने पे कुछ प्रॉफिट होता है, तभी वो उसके साथ जुड़ता है। तो इसी तरीके से जो आप लोग जैसे किसी को भी प्लान बता रहे हैं, तो आप ये सोच लेते हैं कि पहली बार में ही आपका जो प्लान बताया पहली बार में ही रिजल्ट आ जाएगा, फर्स्ट फॉलो अप पे ही आप रिजल्ट पा लेंगे और पहली बार में ही शायद उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा आप सोच के जाते हैं, लेकिन होता नहीं है। 10% केस ऐसे होते हैं जो पहली बार में ही कन्वर्ट हो जाती है लीड। 90% केस ऐसे होते हैं जो थर्ड फॉलो अप या फिफ्थ फॉलो अप पे लीड कन्वर्ट होती है। मतलब हमें पहली बार में रिजल्ट मिल जाए ये जरूरी नहीं है, हमें फॉलो अप बनाए रखना है। मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, 3 बार तक फॉलो अप किसी भी प्रोडक्ट के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी आदमी से जुड़ने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी बार में या तीसरी बार के बाद वो डिसाइड करता है कि उसे ये करना है कि नहीं करना। पहली बार में आप किसी को प्लान समझा रहे हैं तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि पहली बार में ही वो आपके प्लान को समझ लेगा और पहली बार में ही वो ज्वाइन हो जाएगा। आपको अब अपना फॉलोअप बना के रखना है उसके साथ। 3 बार तक फॉलोअप कंटिन्यू आपको बनाए रखना है, और 3 बार अगर आप फॉलोअप बनाएंगे तो मेरा ये अनुभव है कि वो लीड आपकी कन्वर्ट जरूर हो जाएगी। अब थोड़ा सा आप लोगों को मैं ये जो आज की टेक्नोलॉजी है उस पर थोड़ा सा अवेयर करूंगा। आप सभी मार्केट में प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आप मार्केट में लोगों को जानकारी दे रहे हैं प्रोडक्ट की, तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का भी इसमें यूज किया जाए। जैसा कि आप सभी फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, सारी चीजें जितनी भी आज की चीजें हैं वो आप यूज कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसमें जो फेसबुक है, जो इंस्टा है, इस पे हम अपने किस बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, हेल्थ कॉन्शियस ग्रुप हैं, उसमें हेल्थ कॉन्शियस ग्रुप में हम अपने आप को जाके ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे ऐड करके हम धीरे धीरे वहाँ पे लोगों से बातचीत कर सकते हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को इमेज पोस्ट कर सकते हैं, लोग उसको देखेंगे, समझेंगे। लेकिन कभी भी आप जब इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे आप जाइए तो आप डायरेक्ट कभी इस पे बात मत करिए कि ये प्रोडक्ट है हमारा, आप इसको ले लीजिए, आप ये बहुत अच्छा है, ये यूज होगा और हम दे रहे हैं और कोई दे नहीं पाएगा। उससे आपको तुरंत, अगर इस तरीके से आप किसी भी ग्रुप में आप ऐड हुए हैं फेसबुक पे या इंस्टा पे, तो आपको तुरंत उस एडमिन जो है वो आपको तुरंत वहां से निकाल देगा। आपको धीरे धीरे वहां पे अपने आप को, अपनी जानकारी को धीरे धीरे वहां पे डालनी है, धीरे धीरे लोगों से बात करना है। उसके बाद आपको अपना प्रोडक्ट वहां पे प्रमोट करना है। अगर आप घुसते ही कहीं पे शुरू हो जाएंगे कि ये प्रोडक्ट ले लो, ये बढ़िया है, ये ऐसा है, ऐसा है, वैसा प्लान ऐसा, तो चीजें नहीं होंगी आपकी कभी। तो थोड़ा सा आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी यूज करें, आप सभी लोग फेसबुक पे अपने प्रोडक्ट को फोटो डालें, उसकी जानकारी लोगों को दें, इंस्टा पे डालें,
तो प्रोडक्ट जब आपका हर जगह दिखेगा, दिन भर में 100 आदमी देखेगा, तो एक आदमी 2 आदमी आपसे कांटेक्ट भी करेगा। तो उसका आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का आप यूज करिए। उस पे बात करने का तरीका है, आप किसी भी ग्रुप में गए, उसमें कोई भी चीजें चल रही हैं, किसी पे चर्चा हो रही है, उस पे आप अपना जो भी आपका ज्ञान है, आप उस पे उसको कमेंट में डालिए, पोस्ट में डालिए। लोग उसको देखेंगे, फिर वो आपसे पूछेंगे, जब आपसे पूछेंगे तब आपको बताना है कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप यूज करिए, मैंने भी यूज कर रहा है, मुझको बहुत जानकारी हुई है इसको यूज करने से, मैंने लोगों को बताया। तो तब वहां पे आपको प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है। कहीं भी आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे तुरंत आपको घुसते ही प्रोडक्ट को बेचना नहीं शुरू करना है। पहले आप अपनी एक गिव एंड टेक की एक थ्योरी होती है, पहले आप कुछ दीजिए तभी आपको कुछ मिलेगा। पहले आप वहाँ पे कुछ जानकारी लोगों को दीजिए, कुछ बातें करिए, कुछ मेलजोल बढ़ाइए, उसके बाद ही आपको टेक मतलब तभी आपको कुछ वहां से आउटपुट मिलेगा। अगर आप जाते ही आप सोचिए कि आप तुरंत ही कुछ ले लें वहां से, तो वो नहीं पॉसिबल है। आपको पहले कुछ ना कुछ देना होगा, तभी आपको कुछ वहां से रिजल्ट मिलेगा। और जो आपके प्रोडक्ट हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये भी आखिरी में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जो प्रोडक्ट है, जो भी लोग आपके नए जुड़ रहे हैं, तो जैसे प्रोडक्ट को अपने ड्राइंग रूम में या अपने किचन में उसको वहां पे थोड़ा सा रखवाना है आपको। 10-10 हज़ार रुपए के, 5-5 हज़ार रुपए के, जैसे भी हैं, आपको घर पे काउंटर खुलवाने हैं। घर पे काउंटर खुलवाने के बाद आपको महीने भर ये टारगेट लेना है कि हाँ इसका जो 5 हज़ार का प्रोडक्ट है वो आपको निकलवाना है। वहां से आपको लीड जनरेट करनी है, उसके जो लोग आ रहे हैं घर पे, उससे जो लोग मिलने आ रहे हैं, उससे आपको लीड जनरेट करनी है। आपका प्रोडक्ट जब दिखेगा तभी वहां पे बिकेगा। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट को पहले, जो भी नए लोग आ रहे हैं उनको अपना प्रोडक्ट उनके घर पे रखवाइए। वहां पे प्रोडक्ट रखवा के उनके लोगों से मिलिए, उनको जानकारी दीजिए, जिससे कि प्रोडक्ट आपका दिखे। प्रोडक्ट आपका डिजिटल भी दिखना चाहिए, प्रोडक्ट आपके साथ जो लोग हैं उनके घर पे भी दिखना चाहिए। जब प्रोडक्ट हर जगह दिखेगा, तब प्रोडक्ट की डिमांड आएगी और तभी प्रोडक्ट सेल होगा। एक आपको इसी पे एक कहानी, आपको एक थ्योरी है। रेडबुल का आपने नाम सुना होगा। रेडबुल हेल्थ ड्रिंक बनाती है। रेडबुल जब न्यूयॉर्क में शुरू हुई थी, तो रेडबुल की मार्केट बहुत धीमी चल रही थी, मतलब ना के बराबर चलती, कोई भी रेडबुल जूस उनका खरीद नहीं रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं बिक रहा था मार्केट में। तो रेडबुल में उनके एक सलाहकार ने उन्हें एक सलाह दी कि आप जितने भी रेडबुल के डिब्बे हैं, इसको न्यूयॉर्क में हर गली में फेंकवा दीजिए। क्रंच करके डिब्बे को मोड़ के आप इसको हर डस्टबिन में, हर रोड पे आप फेंकवा दीजिए। 2-3 दिन सबने रेडबुल की बोतल को देखा, कहीं डस्टबिन में है, कहीं रोड पे है। तो लोगों को ये लगने लगा कि ये हेल्थ ड्रिंक बहुत अच्छी है और इसको लोग खूब खरीद रहे हैं, अब हमें भी पीना चाहिए। तो लोगों ने एकाएक रेडबुल की डिमांड खूब तेजी से बढ़ गई और लोगों ने रेडबुल ड्रिंक पीना शुरू किया। खूब तेजी से उनकी सेल्स शुरू हो गई, कंपनी ने काफी ग्रोथ किया इस प्रोसेस से। तो यहाँ पे क्या है कि उसने अपने प्रोडक्ट को इतना हाईलाइट कर दिया रोड पे कि आदमी को ये लगने लगा, अरे यार मैंने इसको नहीं पिया, सबने पी लिया क्या। इसी तरीके से हर आदमी ये सोच के पीता चला गया और पीने के बाद लोगों को टेस्ट अच्छा लगने लगा, लोगों को आदत पड़ गई, लोग उसको पीना शुरू कर दिए। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपना प्रोडक्ट नहीं फेंक देना है रोड पे, उसके डब्बे को निकाल के रोड पे नहीं छितरा देना है। हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को शो करना है हर जगह। हमारे साथ जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके घर पे वो डिस्प्ले हो, प्रोडक्ट दिखे उनके घर पे। हम अपने फेसबुक, इंस्टा पे उसको अपलोड करें, प्रोडक्ट की जानकारी अपलोड करें। तो हमारा प्रोडक्ट हर जगह दिखना चाहिए। जैसा कि रेडबुल की बोतल को दिखने से ही रेडबुल की सेल ग्रोथ हुई। रेडबुल बोतल वही थी, पैक वही था, जूस वही था, कंपनी भी वही थी, लेकिन वो ऐसा मार्केट में दिखा कि उसकी डिमांड एकाएक बूस्ट कर गई। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि अब जो हमारे साथ जो भी लोग आ रहे हैं,
हमको स्वयं पहले अपने घर में भी प्रोडक्ट, अपने ऐसे एरिया में जहाँ पे लोग हमारे आ रहे हैं जा रहे हैं, ड्राइंग एरिया में, या जो भी हमारे एरिया जहाँ पे लोग हमसे मिलने आते हैं, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हम अपने डिस्प्ले में रखें, और जैसे ही कोई आदमी आए तो उसकी उस पर नजर पड़नी चाहिए। जितना आपका प्रोडक्ट हर जगह दिखेगा, उतना आपको बताना कम पड़ेगा लोगों को। जब वही प्रोडक्ट लोग हर घर में देखेंगे, तो आपसे पूछेंगे या पड़ोसी से पूछेंगे, तो प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होगी। तो इसी में हम आप यहीं पे मीटिंग आज की खत्म करेंगे। और जो भी है, आप लोग डिजिटल का प्रयोग करिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है आज के समय में। आज के समय में हर चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। एक छोटा सा प्रोडक्ट भी डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद रातों रात हाईलाइट हो जाता है। तो आप सभी लोग फेसबुक इंस्टा सब कुछ चला रहे हैं, तो आप भी प्रोडक्ट की जानकारी वहां पे डालते रहिए। कंपनी से भी मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसी इमेज दूंगा, प्रोफेशनल इमेज बनवा के आप सबके व्हाट्सएप पे जाएगी, जिसको आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल इमेज का मतलब ये है कि आप कोई भी इमेज बनाएंगे, उस पे जब रंग बिरंगा अलग सा दिखेगा तो वो थोड़ा मजा कम आएगी, आदमी नहीं पड़ेगा। मैं इमेज को प्रोफेशनल तरीके से बनवा के आप लोगों को व्हाट्सएप पे भिजवाऊंगा। आप लोग उसको अपने पोस्ट पे, इंस्टा पे, हर जगह उसको अपने अपलोड करिएगा। तो उससे देखिएगा धीरे धीरे लोग आपसे पूछेंगे और लोग आपसे जुड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की मीटिंग यहीं